चारा घोटाला इतिहास में एक ऐसी घोटाला जिसका घोटाला शब्द पहली बार चर्चा में आया था और इस घोटाले का भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा हो रही थी। लेकिन इस घोटाले का मास्टरमाइंड लालू यादव को माना जाता है और कोर्ट ने भी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया। लेकिन क्या सच में लालू यादव ही इसका मास्टरमाइंड था? क्या कोई और नेता नहीं है जिन्होंने इस घोटाले में अपना भी हाथ बटाया था? तो इस पूरे सीरीज में जानेंगे उनका नाम भी और क्यों कोर्ट ने उनको ये सजा नहीं सुनाई। इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इमरजेंसी में ले चलता हूँ। अब इमरजेंसी का जो रीजन है आपको कुछ देर में पता चलेगा। उस समय बिहार में काफी सियासी घमासान चल रहा था और इमरजेंसी जब 1975 में लगा उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा और जब तक इमरजेंसी रही जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इमरजेंसी हटते ही उनको हटा दिया गया सत्ता से। फिर उनको मौका मिला 1980 ईस्वी में और मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों तक रहने के बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उनको 1989 ईस्वी में मौका मिला और 1990 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इन दिनों बहुत सारा घोटाला हुआ लेकिन इसका पूरा जिक्र आपको थोड़ा देर में पता चलेगा। जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है बिहार में और 1990 ईस्वी में लालू यादव को जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री चुना जाता है। वो मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखते हैं और जैसे वित्त मंत्रालय उनके पास आता है उनको एक खबर लग चुकी है कि कुछ ना कुछ भाई सरकारी खजाना में घोटाला चल रहा है, बट उसको उन्होंने नजरअंदाज किया और अपने सत्ता को चलाने लगे। 1995 में दोबारा इलेक्शन होता है और जनता पार्टी को फिर पूर्ण बहुमत मिलती है और लालू यादव जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। इस कार्यकाल में उनको 8 महीने ही हुए थे कि बिहार के एक फाइनेंस कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम था एस विजय राघवन। उनको कुछ डाउट हुआ कि सरकारी खजाने के साथ कुछ लोचा है, तो उन्होंने पूरे सूबे के डीएम को उन्होंने लेटर लिखा और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जितने भी खजाने निकाले गए हैं पिछले कुछ सालों में काम के लिए उसका पूरा डिटेल चेक किया जाए। पूरे सूबे के डीएम के पास वो लेटर जाता है और उसमें मेंशन होता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका डिटेल चेक किया जाए। तो पूरे सूबे में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है चाईबासा। वहां के डीएम थे अमित खेरे और वो नए नए डीएम चुने थे और उनका काम करने का थोड़ा सा जज्बा था देश के काम करने के लिए। तो उन्होंने फाइल मंगाना चालू किया। फाइल मंगाया तो उन्होंने देखा कि कुछ पशुओं के लिए जो दवाई लाना है, चारा लाना है या पशु को ले जाना ले आना है उसमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं जिसका डिटेल वहां पर मेंशन नहीं है। तो वहीं पे उनको डाउट हो। अब मैं आपको बता दूं कि जब बिहार का बजट पेश होता था उन दिनों तो पशुओं के लिए जो पशुपालन विभाग का एक खास बजट होता था वो बजट पेश नहीं होती थी। जिनको जो जरूरत होता उस हिसाब से वो साइन करता था और पैसा निकाल करके पशु विभाग में वो काम चलाता था। तो उन दिनों जो भी सरकार में आते थे वो पशुओं के लिए भाई जो भी खर्चा निकालना था तो वहां से निकाल लेते थे। लेकिन देखा गया कि पूरे स्पेशल चाईबासा में से 29 करोड़ का ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका रिपोर्ट वहां पर मेंशन नहीं है और वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अब इस पूरे फर्जीवाड़ा के पता चलने के बाद उन्होंने वहां के ऑफिस में उन्होंने रेड मारने का चालू किया। तो रेड मारने से पहले एक खबर किसी ने लीक कर दिया था और उस ऑफिस में जितने भी फाइल थे उसको जलाने की कोशिश किया गया। अब डीएम साहब जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ फाइल उनको मिलता है और उसका जब डिटेल निकालते हैं तो सारे जो फाइल होते हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन हुआ रहता है वो 10 लाख से कम होता है। अब 10 लाख से कम होने का रीजन मैं आपको बताता हूं कि उस समय अगर आप 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते थे तो आपको वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी थी उनके पास जाकर के आपको साइन करवाना होता था फाइल ले जाकर के। लेकिन अगर 10 लाख से कम अमाउंट है तो वहां के जो लोकल अधिकारी है वो भी सिग्नेचर कर करके पैसा ले जा सकते। अब उसमें देखा गया कि मैक्सिमम जो फाइल थे उसमें 10 लाख से कम के ट्रांजेक्शन हुआ था। इसमें 9,90,000 इतना ट्रांजेक्शन था, किसी में 9,99,999 इस तरह का ट्रांजेक्शन होता था। तो उसको देख करके अमित खरे को शक हुआ कि सच में यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ। अब वहां के जो भी अधिकारी गिरफ्त में आए उनसे पूछा गया कि जो भी दवाइयां आपने मंगाई कौन से शॉप से मंगाया आप उसका डिटेल दीजिए। तो जब उस पर जो डिटेल मेंशन था जब उसके बारे में सर्च किया गया तो पता चला कि इस नाम का कोई दुकान ही नहीं है। पशुओं को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल किया गया था उसका जो नंबर मेंशन था सर्च करने के बाद पता चला कि कोई टेम्पू का है तो कोई स्कूटर का है, कोई मोटरसाइकिल का है, कोई एम्बुलेंस का है, वो नंबर वहां पर डाल दिया था। तो इससे पता चला कि यहाँ पर पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। अब पूरे जांच चली। उसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट आया जिसमें देवघर डिस्ट्रिक्ट भी है। उसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के फर्जीवाड़ा का डिटेल पता चला। अब डिटेल पता चलने के बाद जांच शुरू हुई और एक खबर पूरा मीडिया में फैलना चालू हो। मीडिया में खबर आते ही विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है और वह इस मुद्दा को लेकर के पटना हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। पटना हाई कोर्ट जैसे ही फैसला सुनाता है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए तो लालू यादव सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस सक्षम है इस केस को हैंडल करने के लिए, तो आप सीबीआई को क्यों सौंप रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस सीबीआई ही हैंडल करेगी। अब सीबीआई इस केस को हैंडल करती है, वही चाईबासा डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करती है। अब जो भी डिटेल मिलता है उस पूरे डिटेल को 1 साल तक सर्च करने के बाद 1997 ईस्वी में वो बिहार के गवर्नर के पास आते हैं और आकर के बताते हैं कि जितने भी यहाँ पर हमको सबूत मिले हैं और जितने भी आरोपी मिले हैं वो सब कनेक्टेड है लालू यादव से, इसलिए हमें लालू यादव से पूछताछ करने का इजाजत दिया जाए। तो गवर्नर इजाजत दे देते हैं और फिर 97 में ही सीबीआई लालू यादव के आवास पर गिरफ्तार करती है और उसका पूछताछ चालू होता है। जब ये केस चालू हो जाता है तो जनता पार्टी में ये आवाज आने लगती है वहां के लोग कि लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन लालू यादव
इस्तीफा देने के बजाय वो उस पार्टी से वो निकल जाते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिनका नाम होता है राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल निकलने के बाद उनके बहुत सारे विधायक दूसरे पाले में चले जाते हैं, लेकिन जब इनके पाले में जो भी विधायक रहता है उनके साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कांग्रेस पार्टी आपस में मिलकर के नया सरकार बनाते हैं। उन दिनों मुख्यमंत्री बनती है श्रीमती राबड़ी देवी और लालू यादव सीबीआई के हिरासत में चले जाते हैं। एक केस चलता है, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है और उनको फिर जो झारखंड के जो बेऊर जेल है वहां पर उनको भेज दिया जाता है। एक केसेस आगे बढ़ती है और फिर 2001 में बिहार का पार्टीशन होता है और झारखंड बन जाता है। और जितने भी विपक्ष लोग थे आवाज उठाते हैं कि भैया केस जो हो रहा है अच्छा से नहीं हो रहा है, लालू यादव जो जेल में रह रहे हैं उनको अच्छा सुविधा मिल रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया बिहार में केस ना होकर के दूसरे स्टेट में होगी और इस केस को झारखंड ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर इस केस की जांच पड़ताल 2001 से लेकर के 2006 तक खूब चलती है और फिर 2013 में पहली बार जजमेंट आता है और लालू यादव को जेल की सजा सुनाई जाती है। इस पूरे सीबीआई के जांच में सीबीआई कहती है कि अमाउंट तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन अभी तक हमें 950 करोड़ का ही पता चला है। लेकिन लालू यादव के केस में इतना बड़ा अमाउंट घोटाले में नहीं नजर आया है। एक तो देखा जाता है कि 39 करोड़, एक जगह लगभग 40 करोड़ के आसपास का ऐसा नजर आया था, लेकिन सीबीआई कह रही है कि 950 करोड़ का घोटाला इससे भी कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। तो बात आती है कि लालू यादव के ऊपर जब इतना बड़ा अमाउंट का आरोप नहीं है तो बाकी का जो घोटाला किसने किया इसके बारे में कोई नहीं जानता। और पास्ट के जितने भी मुख्यमंत्री थे उन पर कुछ तो मुकदमा चलाया नहीं गया। इस पूरे केस में लालू जी की एक गलती की वजह से सारा जो मुख्यमंत्री थे पास्ट के वो बच गए और सारा सजा लालू यादव के मिली। वो गलती क्या थी तो उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए थी, उसी समय एक्शन लेना था। कुछ ऐसे सनसनी ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसका डिटेल यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन अपने कार्यकाल को पूरा उन्होंने किया और इसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसी का नतीजा है कि लालू यादव इतने बड़े स्कैम में उनका नाम आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस, लगभग 48 केसेस पर फैसला आ चुका है 2013 में और कुछ ऐसे केसेस है जो अभी भी पेंडिंग है, उस पर अभी चल रहा है। फिलहाल लालू यादव जी का तबियत खराब चल रहा है और वो जगह जगह पर वो इलाज करने जाते हैं। एक बार सिंगापुर भी गए थे, उनको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था। लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने जो भी तथ्य रखे, जो भी बातें हमने बोली है, वो सब हमने जजमेंट को देखा है। हम सीबीआई और जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उसको हमने पढ़े हैं, जो लालू यादव जी का या उनके जो भी एविडेंस है उनके बयान को हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से हमने वीडियो बनाई है। यह केस स्टडी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं और इसके ऊपर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट में यह भी बताइए कि अगला वीडियो किस पर आनी चाहिए। हालांकि मेरे दिमाग में एक और भी केसेस का नाम चल रहा है, मैं उसको लेकर के आऊंगा, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी कमेंट करते हैं तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसी टॉपिक पर होगा। जय हिंद।